हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ इंडिया एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है। भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के बहुत सारे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि जो इंडिया के सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस उभर के आ रहे हैं उसको एड्रेस किया जा सके। इंडिया पूरे दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.3 बिलियन एंड इंडिया के जीडीपी का बात करें तो $3 ट्रिलियन, जो कि वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 2030 तक या उससे पहले पूरे दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं इंडिया के सामने कौन कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। इस इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इंडिया के द्वारा कौन कौन से रिफॉर्म लिए गए हैं और इंडिया में जो इकोनॉमिक चैलेंजेस देखा जा रहा है उसके लिए और क्या कुछ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया है, बताना है जो ह्यूमन कैपिटल कंसेप्ट है उसको किस प्रकार से बेटर एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है। अगर कोई देश का नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्यूमुलेट करता हो, या फिर लोगों को स्किल, नॉलेज लेवल और कैपेसिटीज़ को बढ़ा करके ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन किया जा सकता है, या फिर टेंजिबल वेल्थ का एक्यूमुलेशन करके, या फिर इनटेंजिबल वेल्थ का एक्यूमुलेशन करके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे। सही आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंडिया के सामने कौन कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो इंडिया फेस कर रहा है। तो फर्स्ट है वीक डिमांड। इंडिया में जो गुड्स और सर्विसेज का डिमांड है वो लगातार रुका हुआ है, डिक्लाइन करते जा रहा है, या तो फिर स्टेगनेंट, स्थिर बना हुआ है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लो इनकम ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ये कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट लेवल को अफेक्ट कर रहा है हमारे इकोनॉमी को, और जिससे गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी लगातार घटता चला जा रहा है ड्यू टू वीक डिमांड। नेक्स्ट चैलेंजेस का बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो रूरल और अर्बन एरिया में लगातार सीरियस इशू बना हुआ है, और कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ये सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्सन हो चुका है। बहुत सारे बिजनेसेस हैं छोटे मोटे, वो शट डाउन हो चुके हैं, या तो फिर अपने ऑपरेशन को, अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिए हैं, जिससे कि बहुत सारे जॉब लॉसेस देखने को मिले हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से ओवर 1.8 करोड़ सैलरी जॉब लॉस्ट हो चुके हैं बिटवीन अप्रैल एंड जुलाई 2020। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट का बात करें तो अगस्त 2019 में इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.4% था, जो कि अगस्त 2020 में 7.4% हो गया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से जो 2021-22 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.1% है। नेक्स्ट चैलेंजेस का बात करें तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारे कमी है, जैसे कि रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, पावर, वाटर, सैनिटेशन एटसेट्रा, जो कि हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कॉम्पिटिटिवनेस को हैम्पर कर रहा है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको एस्टिमेट लगाया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा अराउंड $1.5 ट्रिलियन। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप देखने को मिलता है, और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्वास्थ्य पर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, स्पेशली जब हम लोग रूरल एरिया का बात करें उस केस में। नेक्स्ट चैलेंजेस का बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिटोरिएशन होना। हमारे देश का करेंट अकाउंट डेफिसिट लगातार बढ़ते चला जा रहा है। करेंट अकाउंट डेफिसिट करने का मतलब जो हमारे इंपोर्ट है वो ज़्यादा हो रहे हैं और हम लोग दूसरे देशों को कम सामान बेच पा रहे हैं। जो हमारा एक्सपोर्ट है वो उस टाइप का बढ़ नहीं पा रहा। यह रिफ्लेक्ट करता है कि हम लोग फॉरेन गुड्स और सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, स्पेशली ऑयल एंड गोल्ड कमोडिटीज़। इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो घटकर 2022 में 6.59% और जो इंपोर्ट है वो 3.63% डिक्रीज हुआ है। फिफ्थ इशूज़ का बात करें तो हाई लेवल ऑफ प्राइवेट डेप्ट। इंडिया में लगातार जो प्राइवेट डेप्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है, स्पेशली कॉर्पोरेट और हाउसहोल्ड सेक्टर की बात करें, ड्यू टू इजी क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड लो इंटरेस्ट रेट। हाउएवर इसके कारण रिस्क डिफॉल्ट और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, स्पेशली यदि इनकम ग्रोथ है वो लगातार स्लो डाउन होते जा रहा है और इंटरेस्ट रेट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार से जो टोटल नॉन फाइनेंशियल सेक्टर डेप्ट है वो हमारे जीडीपी का 167% मार्च 2020 में बढ़ा है। अगर यही मार्च 2016 का बात करें तो ये 151% था। थर्ड इशूज़ का बात करें तो इनइक्वालिटी बढ़ता चला जा रहा है। ओवर द टाइम भारत में हाई लेवल ऑफ इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ता चला जा रहा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस के अनुसार से वर्ष 2019 में जो टॉप 10 इनकम अर्नर थे उसका जो टोटल वेल्थ था वो भारत में 56% ऑफ नेशनल इनकम अर्नर 56% नेशनल इनकम अर्नर के बराबर था, जो कि ये 1980 में 37% था। सिमिलरली टॉप 10 वेल्थ होल्डर्स का बात करें तो 10% ऑफ वेल्थ होल्डर का जितना इनकम और प्रॉपर्टी है वो इंडिया के 77% ऑफ टोटल वेल्थ होल्डर के बराबर है ईयर 2019 में, और ये 2000 में 66% हुआ करता था।
इसमें देख सकते हैं 10% का जंप आया है। हाई इनइक्वालिटी से सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और लोअर इनकम ग्रोथ जैसे चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। तो ये भी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक चैलेंजेस है। चलिए अब हम लोग समझते हैं इस इकोनॉमिक चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इंडिया के द्वारा कौन कौन से रिफॉर्म लिए गए हैं। तो 1991 में आप लोगों ने सुना ही होगा एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का बात करें तो भारत में प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन 1991 से ही चालू है, जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को फेस कर रहे थे और इंडिया के द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से फाइनेंशियल असिस्टेंस का डिमांड किया गया था। उसी समय से लिबरलाइजेशन इंडिया में देखने को मिलता है। लिबरलाइजेशन का मेन एम है हमारे वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, रेगुलेशन है, उसको ईज करना, उसको रिड्यूस करना, सच एज इंडस्ट्री, ट्रेड, फाइनेंस एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसमें कई प्रकार के रिफॉर्म किए गए हैं, जैसे कि लाइसेंस परमिट कोटा को खत्म करना, जो कि हमारे कंट्री में फॉरेन फर्म को रिस्ट्रिक्ट करता था और प्राइवेट फर्म अपने बिजनेसेस को अच्छा से एक्सपेंड नहीं कर पाते थे। लिबरलाइजेशन के द्वारा इंडिया में हाई ग्रोथ रेट देखने को मिला और हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ पाए। नेक्स्ट रिफॉर्म का बात करें तो प्राइवेटाइजेशन। इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस था उसको धीरे धीरे कम करना और ज़्यादा से ज़्यादा जो गुड्स और सर्विसेज होंगे वो प्राइवेट सेक्टर बनाएंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स का बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के लिए इफिशियंसी को इंप्रूव करना, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना और कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ पीएससी, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को कॉम्पिटिशन देना था। इससे जो गवर्नमेंट का फिजिकल बर्डन था वो रिड्यूस होगा और डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा रिसोर्स जनरेट हो पाएगा। और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा डिसइन्वेस्टमेंट, कहने का मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज है उसको प्राइवेट के हाथों दे देना और स्ट्रेटेजिक सेल जैसे स्टेप्स इंडिया के द्वारा लिए गए। सिंस 1991 से अब तक इंडिया में लगभग 60 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है जिसको प्राइवेट के हाथों में दे दिया गया है और इससे लगभग 3 लाख करोड़ रुपए को रेज किया गया। थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। इंडिया के द्वारा ग्लोबलाइजेशन को भी बढ़ाया गया, विच मीन्स जो इंडियन इकोनॉमी है वो वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट हो पाया ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण जो हमारा ट्रेड फ्लोज है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, वो लगातार बढ़ते चला गया। जो कैपिटल फ्लोज है, कहने का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, पेटेंट्स और लाइसेंसिंग, ये भी बढ़ावा मिल रहा है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। और जो हमारे माइग्रेशन फ्लोज हैं वर्कर्स का और स्टूडेंट का, एक कंट्री से दूसरे कंट्री वहाँ जाके काम करना या पढ़ाई करना, वो भी बढ़ता चला जा रहा है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिया में बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं इंडिया को, जैसे कि इंडिया बहुत सारे न्यू मार्केट को एक्सेस कर पाया, हम लोग चीपर इनपुट्स को इंपोर्ट कर पाए, हम लोग का जो फॉरेन एक्सचेंज था वो भी बढ़ा क्योंकि बाहर से जो वर्कर्स जाते थे वो साथ में रेमिटेंसेस लेकर आते थे। और टेक्नोलॉजी और स्किल्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिला ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। हाउएवर इंडिया में इसके कारण बहुत सारे चैलेंजेस भी देखने को मिले, जैसे कंपटीशन, वोलेटिलिटी, डिपेंडेंस और इनइक्वालिटी में बढ़ोतरी देखने को मिला है। नेक्स्ट मेजर रिफॉर्म का बात करें तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को 2020 में लाया गया था इन द रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पैंडेमिक, और जो इसके इम्पैक्ट हो रहे थे इंडियन इकोनॉमी में उसको लेकर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 लाया गया। इस पॉलिसी में लगभग 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज दिया गया हमारे बिजनेसेस को, जो कि इंडिया के जीडीपी का 10% के इक्विवेलेंट था। इस पैसे से बहुत सारे सेक्टर को सपोर्ट दिया गया। इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से सीरीज और रिफॉर्म लिए गए, एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, लेबर में, एजुकेशन में, डिफेंस में, माइनिंग में, पावर जनरेशन में और टैक्सेशन में। इस पॉलिसी का मेन एम है इंडिया को सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनाना और पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हमारा इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर पाए, इसीलिए ये न्यू इकोनॉमी पॉलिसी को अपनाया गया। नेक्स्ट मेजर रिफॉर्म की बात करें तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके द्वारा इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के केसेस टाइम बाउंड और मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म से इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड को केसेस को डील किया गया। इसमें कॉर्पोरेट डिबेटर्स, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स द्वारा केसेस को रिजॉल्व करवाया गया। इसका मेन एम था वैल्यू ऑफ एसेट्स को मैक्सिमाइज करना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस को इंप्रूव करना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार 2021 में 4541 कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट किया गया है अंडर आईबीसी कोड, आउट ऑफ विच 2029 केसेस को क्लोज किया जा चुका है रिजॉल्व करके, उसका सही से रिजोल्यूशन, लिक्विडेशन और विथड्रॉल प्रोसेस को किया गया है। नेक्स्ट मेजर रिफॉर्म का बात करें तो लेबर कोड। लेबर कोड में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी था, इसको हटा करके सिर्फ 4 लेबर कोड बनाया गया है। सारे लेबर कोड को कंसोलिडेट और सिंप्लीफाई किया गया है। जो सेंट्रल लेबर लॉज थे उसको 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये जो लेबर कोड है इसमें एम्प्लॉयर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया गया इन हायरिंग एंड फायरिंग ऑफ वर्कर्स, स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता था वर्कर के लिए उसको ईज बनाया गया। बिजनेसेस को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लायंस किया गया और इनफॉर्मल सेक्टर के लिए जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है उसको एक्सटेंड किया गया और जो ट्रेड यूनियन और कलेक्टिव बार्गेनिंग के रोल को और ज़्यादा इन्हांस किया गया। तो ये कुछ मेजर रिफॉर्म्स हैं, मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो इंडिया के द्वारा लिया गया। सेवेंथ मेजर रिफॉर्म का बात करें तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLI स्कीम। इंडिया के द्वारा 2020 में PLI स्कीम को लॉन्च किया गया ताकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो पाए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके, सच एज ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल्स और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्रों में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है उसमें बढ़ावा मिल सके। इस स्कीम के द्वारा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को बढ़ाया गया। इसके द्वारा इनेबल किया गया मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इंक्रीमेंटल सेल और इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा टोटल 1.46 लाख करोड़ रुपीस का इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा और इससे जॉब क्रिएशन ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिल सके, कॉम्पिटिटिवनेस इन्हांस हो सके और जो हमारे इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्री के ऊपर वो रिड्यूस हो सके। इसके लिए इस स्कीम को लाया गया है। चलिए अब बात करते कुछ सजेशन की ताकि जो इंडिया में ओवरकम इकोनॉमिक चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसको ओवरकम किया जा सके। पहला है इंडिया में कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट डिमांड को बढ़ावा देना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। गवर्नमेंट को डायरेक्ट फिजिकल स्टिमुलस प्रोवाइड करना चाहिए डिफरेंट सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी को जो कि पेंडेमिक के कारण क्लोज हो चुके हैं, सच एज MSMEs, इनफॉर्मल वर्कर्स, रूरल हाउस होल्ड एंड लो इनकम ग्रुप्स। स्टिमुलस का मेन एम होना चाहिए जो इन लोगों की इनकम है वो बढ़ सके, जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ सके और इन लोग के लिए जो क्रेडिट है वो एक्सेस हो सके, इजिली लोन मिल सके। गवर्नमेंट को पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन जैसे स्कीमों में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना चाहिए ताकि उसमें जॉब क्रिएशन देखने को मिल सके, उसका जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सके और इससे जो ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ है वो इन्हांस हो सके। सेकेंड सजेशन की बात करें तो एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिवनेस को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए, सच एज मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर्स बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, सब्सिडीज, टैक्स ब्रेक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। गवर्नमेंट को बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए विथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स सच एज USA, यूरोपियन यूनियन, जापान और आसियन नेशन ताकि न्यू मार्केट एक्सेस हो सके और जो हमारा एक्सपोर्ट बास्केट है वो डाइवर्सिफाई हो सके। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इश्यूज को भी एड्रेस करना चाहिए जैसे कि क्वालिटी स्टैंडर्ड, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, ट्रेड फैसिलिटेट करना, ये सबको एड्रेस करना चाहिए ताकि इंडिया का जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है वो बढ़ सके। थर्ड सजेशन का बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म करना चाहिए। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए बाय रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स लाइक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, रिकैपिटलाइजिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, improving governance and regulations and encouraging financial inclusion and innovation। गवर्नमेंट को बॉन्ड मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट और पेंशन मार्केट को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है और एल्डरली को सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया जाता है। फोर्थ सजेशन का बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट को और ज़्यादा इंडिया में इंप्रूव करना चाहिए। गवर्नमेंट को सिंप्लीफाई करना चाहिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ताकि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ सके, जो रेड टेपिज्म है वो रेड कारपेट में कन्वर्ट हो सके। करप्शन को लेकर गवर्नमेंट को स्टेप्स लेना चाहिए और जो पॉलिसी अनसर्टेनिटी है उसमें भी स्टेप्स लेना चाहिए ताकि इंडिया में एक बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। और गवर्नमेंट जो रिफॉर्म लाई है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जैसे कि लेबर लॉ में जो रिफॉर्म लाई है, लैंड एक्विजिशन लॉज में, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट लॉज और बैंक्रप्सी लॉज में जो रिफॉर्म लेकर आई है सरकार उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि लेबर मार्केट को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इफिशियंट बनाया जा सके, लैंड मार्केट, क्रेडिट मार्केट और लीगल सिस्टम को बढ़ावा मिल सके। फिफ्थ सजेशन का बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को बढ़ावा देना। गवर्नमेंट को R&D, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप एंड इंक्यूबेटर्स को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। गवर्नमेंट को डिफरेंट एकेडेमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच में जो कोलैबोरेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए ताकि एक इकोसिस्टम क्रिएट हो सके टू जनरेट न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड सॉल्यूशन। गवर्नमेंट को जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, पेटेंटिंग और लाइसेंसिंग को और ज़्यादा इंसेंटिवाइज करना चाहिए। सिक्स सजेशन का बात करें तो पॉवर्टी और इनइक्वालिटी जैसे इशूज को एड्रेस करना चाहिए। गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज को एड्रेस करना चाहिए ताकि इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके, जो रिच पीपल के पास इनकम है वो पुअर तक पहुंच सके। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करने का मतलब है जिस प्रकार से इनकम बढ़ते चला जाएगा उस प्रकार से जो टैक्सेशन स्लैब है वो भी इंक्रीज करते चला जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा सोशल वेलफेयर स्कीम्स है जैसे कि इनकम सपोर्ट, बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स, हाउसिंग सब्सिडीज को और स्किल डेवलपमेंट जैसे चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए पुअर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। गवर्नमेंट के द्वारा वीमेन, माइनॉरिटीज, दलित, ट्राइबल्स और अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को एम्पावर करना चाहिए बाय इंश्योरिंग इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेवेंथ सजेशन की बात करें तो
क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन जैसे चैलेंजेस को मिटिगेट करने में काम करना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेस में रिडक्शन जैसे स्टेप्स को लेना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना चाहिए। एनर्जी इफिशियंसी को और ज़्यादा इन्हांस करना चाहिए। जो नेचुरल रिसोर्सेज विलुप्त होते जा रहे हैं उसको कंजर्व करना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और वेस्ट मैनेजमेंट जैसे चीज़ों को इंप्रूव करना चाहिए। और गवर्नमेंट के द्वारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट में एडोप्टेशन मेजर्स लिए जाते हैं जैसे कि फ्लड्स, ड्रॉट, साइक्लोन, हीट वेव एटसेट्रा जैसे चीज़ों में, इसको लेकर CDRI कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिसिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर जो कि UPSC के 2018 में पूछा गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर्मेशन को लेकर कौन सा टर्म बेटर एक्सप्लेन किया गया है? तो इसका सही आंसर है आंसर सी, ऑप्शन सी, 2 and 4, इंक्रीजिंग नॉलेज, स्किल्स लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री। इससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है और एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेंजिबल वेल्थ से भी ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।